गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। आज कक्षा 6 के अध्याय 3 इतिहास का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है आरंभिक नगर। तो बच्चे जिनके मन में कुछ जिज्ञासा है, जैसे कि पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ कर रहे हैं जिसे गली के बच्चे भूतवा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। क्यों हो सकता है उसके बारे में जानकारी। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा बहुत पुरानी सभ्यता है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा पुरास्थल जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्व स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हमने पहले अध्ययन किया था, सिंधु नदी के किनारे पर जो नगर बसे थे उनकी आयु 4700 वर्ष पूर्व थी, और गंगा नदी के किनारे पर जो बसे थे उनकी आयु थी वह थी 2500 वर्ष पूर्व थी। रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो वहाँ जो ईंटें निकाली गई वो सिंधु घाटी सभ्यता से निकाली गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नगर थे। उन नगरों के अंदर जिस नगर से निकाली गई थी वो स्थान था हड़प्पा। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि पहला खोजा गया नगर हड़प्पा सभ्यता का था। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो पहला स्थान खोजा गया था वह हड़प्पा था, इसलिए इससे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे कि पति और पत्नी है, उनकी शादी होती है और उनके एक बेटा होता है मोनू, और उसके बाद कई बेटे होते हैं, लेकिन मोनू के पापा ही रहेंगे। अन्य के भी पापा हैं, लेकिन इनका नाम क्या रहेगा, तो इन्हें मोनू के पापा के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि पहली औलाद मोनू थी, तो मोनू के पापा ऐसे कहकर ही पुकारते हैं। इन नगरों की क्या विशेषताएं थी, ये क्वेश्चन है। इन नगरों की क्या विशेषताएं थी आ सकता है। इन नगरों में से कोई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था। नगर होता था, नगर के दो भाग होते थे। नगर होता था, नगर के दो भाग होते थे। एक होता था पूर्वी भाग, एक होता था पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग होता था वह छोटा होता था तथा ऊंचाई पर बना होता था। छोटा होता था लेकिन अधिक ऊंचाई पर बना होता था, यानी इस प्रकार से बने होते थे। जो पश्चिमी होता था वह छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, तथा जो पूर्वी हिस्सा होता था वह बड़ा होता था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा। निचले हिस्से को निचला नगर कहा। जो ऊंचाई पर स्थित होता था उसे कहा गया नगर या दुर्ग। जो नीचे स्थित होता था इसे कहा गया निचला नगर। नीचे है नगर है इसलिए निचला नगर कहा गया, ऊंचाई पर है इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की होती थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहती हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी
कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो एक मोहनजोदड़ो जो मोहनजोदड़ो था, इस मोहनजोदड़ो के अंदर एक महान स्नानागार पाया गया है। स्नानागार चौकोर होता था, दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी तथा इसके बाहर अनेक कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी की पूर्ति के लिए एक कुआं बनाया गया था तथा इसके अंदर चारकोल का लेप किया गया था ताकि पानी का रिसाव नहीं हो। इसे ही महान स्नानागार कहा गया है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा यहाँ पर है, लोथल यहाँ पर है। यहाँ पर क्या मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह मिलने का मतलब है कि यहाँ पर कृषि बड़ी मात्रा के अंदर होती होगी। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों ने अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले। कुछ स्थान मानचित्र पर देखते हैं, जैसे सुतकाको है, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, लोथल, धोलावीरा, चनहुदड़ो, सुतकाको है, मोहनजोदड़ो, गंवरीवाला, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ये सभी क्या है? तो ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे पर ही बसे हुए नगर हैं। भवन, नाले और सड़कें, जो हमने बड़े महान स्नानागार की बात की थी, तो वह महान स्नानागार ही है। इसके अंदर दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। एक सीढ़ियाँ यहाँ है, एक सीढ़ियाँ यहाँ पर स्थित है। इसके अंदर है वह चारकोल का लेप किया गया है। इसके बाहर है वो अनेक कमरे बने हुए थे तथा इसमें पानी की पूर्ति के लिए इसके बगल में यहाँ पर क्या था? एक कुआं बनाया गया था। यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान, यहाँ के जो बड़े लोग होते थे वे यहाँ पर स्नान आदि कर्मकांड करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई किस प्रकार से होती थी? ईंटों की चिनाई इस प्रकार से होती थी कि वह बहुत मजबूती तक बनी रही और लंबे समय तक बनी हुई थी। ये व्यक्ति चिनाई नहीं कर रहा है, यही ईंटों को निकाल रहा है। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। घर होते थे वे या तो एक मंजिला होते थे या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, अर्थात घर इस प्रकार से बनाए जाते थे। ये क्या होता था? तो ये आंगन हुआ करता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था तथा अलग से स्नानागार बनाया जाता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे तथा घरों के अंदर पानी की पूर्ति के लिए कुएं भी बनाए जाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। हमें ये कैसे पता लगता है कि एक साथ ही किया जाता था? घर बनाया, हमें ये कैसे पता लगता है कि जो घर थे, नगर थे, वे योजनाबद्ध तरीके से किए गए थे? तो ऊपर जब हमने अध्ययन किया तो देखा कि घर होते थे वे एक मंजिला या दो मंजिला हुआ करते थे। जो कमरे होते थे वह आंगन के चारों तरफ बनाए जाते थे, यानी कि बीच में आंगन हुआ करता था। घर के अंदर एक स्नानागार हुआ करता था। घर का जो पानी होता था वह नाली के माध्यम से नालियाँ बनाई जाती थी और नालियाँ होती थी वह मुख्य सड़क के किनारे पर बनी नालियों से जुड़ी हुई होती थी, जिनमें मैन होल होता था ताकि उनकी सफाई की जा सके। वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं और वर्तमान में जो घर बनते हैं उन्हीं के अनुसार पहले बनाए गए थे, तो हम ऐसा मानते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से किए गए थे। ये मोहनजोदड़ो की बात है। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भी
कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यहाँ पर कुछ दिखाया गया है, जैसे सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बनी नाली दिखाई गई है। सबसे ऊपर क्या है तो मोहनजोदड़ो, ये जो नालियाँ बनाई गई है, नालियाँ बनाई जाती थी जो आगे जा कर के मुख्य नाली से मिला करती थी। वैसे नाली ये भी हो सकती है जो मकान से, ये मुख्य नाली होती थी और ये मकान से टच वाली नाली हुआ करती थी। ऊपर एक कुआं दिखाया गया है, बाईं ओर हड़प्पा की एक मोहर दिखाई गई है। ये क्या है तो ये हड़प्पा की मोहर है। इसके अंदर इस मोहर में क्या है, एक जानवर है जिसके एक सींग निकला हुआ है। ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है लेकिन अभी तक ये पढ़ी नहीं गई है। इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने बनाए गए हैं। ये खिलौने बनाए गए हैं और खिलौने बनाए गए हैं यानी कि किसी चीज़ को देखकर ही खिलौने बना सकते हैं। तो उस समय ऐसे जानवर थे और उनको देखकर ऐसे खिलौने बनाए गए थे। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई थी। पुरातत्व वेदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे उत्कृष्ट वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं। ऊपर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यह चित्र है बाट। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ये चित्र क्या है तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यह है मन के कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे तथा पत्थरों को काट कर और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं ये जो दिखाई दे रहे हैं ये पत्थर के धारदार फलक हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये चित्र किसका है तो कढ़ाईदार वस्त्र का है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये चित्र इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो ये है जो इसने पहन रखा है। ये पहन रखा है ये क्या है तो ये कढ़ाईदार वस्त्र है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे जाकर के हम जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इसे क्या कहा जाता है। इसे पुरोहित राजा कहा जाता है। राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी बड़े व्यक्ति की ही रही होगी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार जिन्हें पृष्ठ 27 में दिखाया गया है मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिन्हें हमें पृष्ठ 6 पर दिखाई दिया था। हमें एक मटका लाल रंग का क्या था तो लाल मिट्टी के बर्तन थे। अध्याय 2 में तुमने जिन गाँवों के बारे में पढ़ा क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था तो वहाँ पर धातु का उपयोग नहीं होता था। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे, शायद बनाते हो क्योंकि पत्थर का उपयोग तो वो करते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। और 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी।
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। आप इस मूर्ति का चेहरा देखोगे तो आपको पता लगेगा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। इसकी दाढ़ी है वो कितनी बारीकी से सजाई गई है। चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही करती थीं। शायद कुछ महिलाएं या पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेंस किसे कहा जाता है? तो फेंस क्या होते हैं? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। व्यापार में दो चीज़ें होती हैं, एक है आयात, एक होता है निर्यात। आयात और निर्यात। आयात उसे कहा जाता है कि आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ किसी चीज़ की कमी है तो आप बाहर से मंगवाएंगे अपने क्षेत्र में, तो उसे आयात कहा जाता है। आपके क्षेत्र में वो चीज़ें बनाई जाती हैं या उनकी अधिकता है तो आप उनको बाहर के बाज़ार में बेचेंगे, तो अपने यहाँ से उसे बाहर निकालेंगे, उसे कहा जाता है निर्यात। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, यानी कि कांसा जो बनता है वह तांबे और टिन के मिश्रण से बनता है। जो टिन का आयात था वह आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात है वह आधुनिक कर्नाटक में आपने सुना होगा KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, तो कर्नाटक से सोना तथा जो टिन था वह ईरान और अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इन चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वे किस प्रकार से उपयोग करते थे, किन चीज़ों का उपयोग करते थे, तो हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी तरफ ये एक मोहर है। मोहर तो आयात निर्यात के अंतर्गत चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए प्रयोग होती होगी। ये वो छोटा चित्र है, हालांकि ऐसे सामान को लाद कर लाया जाता होगा। इस प्रकार से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता होगा। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। यहाँ पर चावल का उल्लेख नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि मेहरगढ़ के अंदर में चावल के अवशेष मिले हैं। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, जिनके आधार पर हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कोई यंत्र रहा होगा जिसके माध्यम से कृषि की जाती थी। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब तथा चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक
ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा नगर का सूक्ष्म परीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। धोलावीरा कहाँ पर है? तो पहले मानचित्र में हमने देखा था कि गुजरात के कुछ इलाके थे जहाँ पर कुछ स्थान पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता से, जैसे लोथल, सुरकोटदा, धोलावीरा, ये सभी गुजरात के अंदर है। यहाँ पर है धोलावीरा, यहाँ पर है खादिर बेट जिसके किनारे पर जुड़ा हुआ था, इसलिए इसे पत्तन भी कहा जाता है कि यह एक क्या था, पत्तन था। आगे देखते हैं। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वह 2 भागों में विभाजित थे। हमने बात की थी कि एक जो पूर्वी नगर था जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था और एक पश्चिमी इलाका था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख या लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। जहाँ एक और हड़प्पा के अंदर जो लेख थे वह छोटी वस्तुओं पर थे, वहीं पर यहाँ जो अवशेष मिला है वहाँ पर हड़प्पा लिपि के अंदर बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। गुजरात की खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है? साबरमती। उसकी एक सहायक नदी है, उसके किनारे पर लोथल नगर बसा था। नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप मिले हैं आदि यहाँ पर मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? तो मोहरें मिली हैं, मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। लोथल का बंदरगाह, लोथल कहाँ पर है? अभी देख लिया था हमने कि लोथल था वह धोलावीरा के नज़दीक है। यह लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। बड़ा तालाब कौन सा? तो ये एक बड़ा तालाब है जहाँ पर नावें आती होंगी। इधर से कोई प्रवेश द्वार रहा होगा इसका। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। जहाँ ये चीज़ें मिली है इन्हीं के आधार पर कहा गया है कि यहाँ पर एक इमारत है जहाँ पर मनके बनाने का काम होता था। क्या क्या मिले? पत्थर के टुकड़े, बने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ पर मिले। मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी क्या होती है? मुद्रांकन और मोहरबंदी तो एक ही है। मुद्रा और मुद्रांकन क्या होता था? मुद्रांकन या मोहरबंदी का मतलब है मोहर बनाना। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिह्नित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहा जाता है। जैसे आजकल जो लिफाफे होते हैं उन लिफाफों के अंदर यहाँ पर क्या लगाई जाती है? एक मोहर लगा दी जाती है। उसी प्रकार की मोहर पहले भी लगाई जाती थी। मोहर खुली हुई नहीं होती थी या टूटी भी नहीं होती थी, तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। टूटी होती थी तो लगता था जैसे सामान के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और पाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ये झुकीनुमा घर बनने लगे। ऐसा सब हुआ क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर है कुछ पता ही नहीं है क्यों हुआ। केवल विद्वान है वो लगाते हैं कयास से अंदाज़ा लगाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य विद्वानों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह
और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। इतनी बड़ी सभ्यता कैसे नष्ट हुई? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिनके बारे में हम अध्याय 5 और अध्याय 8 में पढ़ेंगे। ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में था कि भारत में ये घटनाएं घटी, इस प्रकार सभ्यता का विकास हुआ और सभ्यता का विनाश किस प्रकार हुआ, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन अन्य जगहों पर भी कुछ घटित हो रहा था। जैसे एटलस में मिस्र को ढूंढो। मिस्र कहाँ पर स्थित है? तो आप भूमध्य सागर को जानते हैं, जहाँ पर भूमध्य सागर है, उस भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्व के अंदर यहाँ पर है मिस्र। मिस्र वही मिस्र है जहाँ पर नील नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वही है जहाँ पर वर्तमान के अंदर खाड़ी युद्ध चल रहे हैं, वही मिस्र। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? तो ये पिरामिड है। अब इधर बाहर से देखोगे तो, उधर से देखोगे तो भी इसी प्रकार से नज़र आएगा। तो ये पिरामिड है, इसके अंदर क्या है? तो कब्र है। इस कब्र को मम्मी कहा जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। मम्मी माँ वाली मम्मी नहीं, मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। हमने देखा था कि जब बुर्ज होम, कोल्डिवा आदि स्थानों पर जो पुरापाषाण काल के अंदर शव पाए गए हैं, हड्डियाँ पाई गई हैं, उनके साथ भी कब्र होती थी। उस कब्र के अंदर उनके साथ भी अन्य सामान रखे जाते थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बकरी उसके खाने के लिए रखी गई थी, जो परलोक में भी उसके खाने का बंदोबस्त करते थे। गहने रखे जाते थे, कई औजार रखे जाते थे। वैसी ही व्यवस्था मिस्र में भी देखने को मिलती है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। सेवक और सेविकाओं को इसलिए क्योंकि परलोक के अंदर जाकर के ये सेवक और सेविकाएं उस महान विभूतियों की सेवा पानी करेंगे। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किए गए थे। इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए। इन पिरामिडों के साथ सोने, चांदी आदि रखे गए। शवों को दफनाने के लिए उन पर लेप लगाया जाता था। वह लेप ही विज्ञान की बहुत बड़ी खोज थी। चीज़ें हैं जैसे कि हमने कहा था कि तांबा हमें राजस्थान से मिलता था, टिन हमें अफगानिस्तान से प्राप्त होता था, सोना हमें कर्नाटक से प्राप्त होता था, बहुमूल्य पत्थर में गुजरात से मिलते थे। उपयोगी शब्द है नगर, नगर दुर्ग। नगर वही कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर 2 नगर बसे होते थे। एक नीचे होता था, उसे नगर कहा जाता था। जो पूर्वी दिशा में होता था, ऊंचाई पर होता था, छोटा होता था, नगर दुर्ग होता था। शासक जो बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर लोगों के ऊपर राज करता, वो शासक होता था। लिपिक होता था, जो कि इस राजा के गुणगानों को लिखने का काम करता था। मुहूर होती थी, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई। ये कुछ शब्द हैं जो यहाँ पर पाए गए हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ ये इंपॉर्टेंट होती हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले। ये अन्य नगर जो बसे थे वो कौन सी नदी के किनारे बसे थे? तो वो गंगा नदी के किनारे बसे थे। 4700 साल पहले नगरों का आरंभ हुआ था और 3900 साल पहले उनका विनाश हो गया। यानी कि महज कितने साल? केवल 800 साल इन नगरों का विकास रहा था। यानी कि स्थायित्व की तरफ प्राप्त कर चुके थे और पूरी तरह से उजड़ गए। आज तक पता नहीं लगा कैसे उजड़े। थैंक यू।